हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्ज़ाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि किस तरह से क्या ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, किस तरह का इम्पैक्ट है ये छोड़ती है। मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा कोड है ठोलिया 10 रेफरल, जिसका यूज़ करके एनरोल कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, वीकली क्विज, मेगा क्विज वगैरह देखने को मिलेंगे। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स, यानी आप एक बार सिलेबस स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीट होता है और आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का कोर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बल्कि यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करके एडमिशन लेते हैं तो आप सभी के क्लासेस देख सकते हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, किसी एक व्यक्ति का सब्सक्रिप्शन नहीं है। 1 ईयर और 2 ईयर के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। यदि 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस 7,000 है, 2 ईयर के लिए करते हैं तो चार्जेस 8,400 है। बट ठोलिया 10 कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मात्र 6,300 और 7,560 में फॉर 1 ईयर और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। आप 1 साल और 2 साल के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह प्रभाव। तो देखो, या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेज, जो कहना आप कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना इस बात से। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से, ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ये ग्रीन हाउसेज से आया है। जैसे जो पोलर एरियाज या ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर, पोलर एरियाज में टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि सन से आने वाली लाइट बहुत कम होती है। इंसिडेंस एंगल या आपतन कोण का मान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर वनस्पति है या सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत कम उत्पादित हो सकती हैं। इसलिए वहाँ पर कांच के इस तरह के घर बनाए जाते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं। ये जो कांच के घर होते हैं, इनमें वनस्पति लगाई जाती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, या यूँ कह लो कि यहाँ पर कृत्रिम तरीके से भी कुछ प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस के रूप में होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस के रूप में होती है, जबकि वापस आने वाली किरणें लॉन्ग वेव रेडिएशंस के रूप में होती है। तो सन से आने वाली लाइट इसी घर के अंदर आ तो सकती है, जो कांच का घर है उसमें आ तो सकती है, लेकिन वापस नहीं जा सकती, जिसके कारण से इससे घर का टेम्परेचर बना रहता है। और ज़्यादा टेम्परेचर बना रहेगा तो वनस्पति अच्छे से, जो है, अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ करेगी। तो इसी तरीके से बाकी जो गैसेस हैं, यदि इसी तरह का काम गैसेस करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करती है, आपके पास में मीथेन करती है, इसी तरीके से ओजोन करती है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड करती है, इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपके पास SF6 है। इस तरह की बहुत सारी गैसेस है जो कि यही काम करती है जो आपके पास में ये घर कर रहा है। यानी जैसे ये वायुमंडल है हमारा, तो यह वायुमंडल पृथ्वी की सतह के आसपास वाला वायुमंडल है। ये सन से आने वाली लाइट को आने तो देगा, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशंस को आने तो देता है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को जाने नहीं देता। कौन नहीं जाने देता? ये जो इन गैसेस से जो बनी हुई परत है, इन ग्रीन हाउस गैसेस से बनी परत। तो इससे होगा क्या, जब ये पृथ्वी से टकरा करके प्रकाश वापस आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वापस इसको ऊपर नहीं जाने देगा। कौन नहीं जाने देगा? ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं जाने देगी। तो वापस टकरा करके नीचे आएगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, इस तरीके से वापस नीचे आएगा। इस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। एक लिमिट तक यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो सही है। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तक जो एवरेज टेम्परेचर बना के रखा हुआ है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का अच्छा इंपैक्ट मानेंगे। लेकिन यदि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये खराब इंपैक्ट माना जाएगा। तो CO2 और अन्य गैसेस कौन कौन सी है तो मैंने यह बताया है। ये सूर्य की तरंगों को प्रवेश तो करने देगी, लेकिन वापस नहीं जाने देगी, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होगी, और इसी को ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ये हर एक कांच से बना एक पौधा घर है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में इन गैसेस का योगदान है। यदि ये गैसेस नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये इनका पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन एक मात्रा से ज्यादा होंगे तो सतह के तापमान में बढ़ोतरी होगी, और जैसे ही पृथ्वी का सतह का तापमान बढ़ करके 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, वो एक तरीके से बहुत खतरनाक स्थिति होगी। तो हमें 21वीं शताब्दी में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। कुछ प्राकृतिक कारण जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है,
इनके कारण से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं है। मानव जनित कारण ज़्यादा खतरनाक है। मानव के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, मीथेन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है। बहुत सारी केसेस है जो हमारे द्वारा रिलीज की जाती है, मेनली रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इस तरह के उपकरणों में यूज़ की जाती है, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। इसके लिए आपके पास बहुत सारे जो औद्योगिक केंद्र है, ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे परिवहन के साधन हो गए, मोटर गाड़ियाँ हो गई, वो हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से मीथेन रिलीज होती है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से दिक्कत होती है। ये कई दिन तक, जैसे जलवाष्प 9 दिन तक वायुमंडल में रह सकती है, मीथेन जो है ये 12 वर्ष तक रह सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड 100 वर्ष तक रह सकती है, आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड 215 वर्ष रह सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 50 से 600 वर्ष तक रह सकता है। मतलब ये लंबे समय तक एक तरीके से वायुमंडल में रह सकता है। तो यदि आपने आज गैस रिलीज करी है, जरूरी नहीं है कि उसका कल ही इम्पैक्ट हो। कुछ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत खतरनाक होती है, जैसे मीथेन है, ये 26 टाइम खतरनाक होती है, नाइट्रस ऑक्साइड इतने टाइम खतरनाक होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो और ज़्यादा खतरनाक होती है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके लिए आईपीसीसी की रिपोर्ट वगैरह निकली है ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट में। उनका मानना है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को हमें बनाए रखना पड़ेगा। यदि नहीं ध्यान दिया तो 2.5 डिग्री से लेकर के 5.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, जो कई प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलेगी, नदियों में बाढ़ आएगी, बाद में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी, और विषुवतरेखीय क्षेत्र के अंदर जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, और तटीय क्षेत्र डूबने के कारण से जो है वहां से बड़ी मात्रा में प्रवसन होगा, और ये जो प्रवसन होगा यानी माइग्रेशन होगा, जिसके कारण से अन्य क्षेत्रों में दबाव बढ़ेगा, वहां की समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी, और इस सदी के अंत तक काफी तटीय क्षेत्रों का पानी का स्तर बढ़ जाएगा, शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी, ये सारी प्रॉब्लम होगी। न केवल तटीय क्षेत्रों में बल्कि महासागरीय धाराओं के प्रभाव पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के कारण से जो वहाँ पर रहने वाली जो जीव जंतु है, छोटे मोटे जो समुद्री जीव है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके अलावा जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होगा। चक्रवात वगैरह जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वर्षा के प्रारूप पर प्रभाव पड़ेगा, सोइल जो है वो काफ़ी पोल्यूट हो जाएगी, यानी मृदा प्रदूषित होगी, कई प्रकार की बीमारियां जो है वो फैलाव होगा, जंगलों पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम लोगों को इन सब के कारण से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कम से कम हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो मीथेन वगैरह गैसेस है उनको रिलीज किस तरीके से कम कर सकें, ताकि कम से कम लोग जो है वो नुकसान हो किसको, पृथ्वी की सतह को और पृथ्वी को। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आने वाली जो जनरेशन्स होगी, पीढ़ियां होगी, उनके लिए फिर अवसर उपलब्ध ही नहीं होंगे, सिर्फ समस्याएं उपलब्ध होगी। इसलिए यहाँ पर इनसे बचाव के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समेकित विकास पर जोर दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समेकित विकास का मतलब ये हो गया यहाँ पर एक तरीके से कि हमें अपनी जरूरतों को इस तरीके से पूरा करना है कि ना केवल हमारी पीढ़ी की बल्कि अगली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी होती रहे, उनके सामने भी चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी उपलब्ध हो। यदि आप अवसर का फायदा आप उठा लेंगे और उनके सामने सिर्फ चुनौतियां छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। तो हमारा ये एक फर्ज बनता है कि हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को महत्व दें, पर्यावरण के साथ रह करके काम करें और कम से कम पोल्यूशन करें। इसमें वैश्विक समुदाय को एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन इसमें विकसित देश जो है उनका नजरिया ज़्यादा नेगेटिव रहा है, ज़्यादा खतरनाक रहा है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसमें बदलाव होना चाहिए। अब आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए 7000 चार्जेस हैं, 2 ईयर के लिए 8400 है। यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज करेंगे तो आप 6300 और 7560 में एनरोल कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसमें मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी तरह की दिक्कत हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।